बांग्लादेश में जो हालात बने और वहाँ प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद को एकदम से इस्तीफ़ा दे करके मुल्क से फरार होना पड़ा। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इस पर बड़ी चर्चाएं हो रही है। हम अगर भारत की मीडिया को देखें तो उसमें अमेरिका को, पाकिस्तान को, चाइना को कहा जा रहा है कि इन देशों की वजह से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है। और जो छात्रों का आंदोलन था, हमारे यहाँ के विशेषज्ञ, सेना के पूर्व अधिकारी, वो कह रहे हैं कि छात्रों का आंदोलन एक मुखौटा था। वो भी जो जानकार हैं भारत के, कुछ इसी तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं जिस तरह की शेख हसीना वाजिद ने इस्तेमाल की थी। छात्रों को गद्दार, रजाकार कहा था उन्होंने। तो हमारे यहाँ के भी एक्सपर्ट्स, आप अगर यूट्यूब पर चैनल्स देखेंगे, बड़े जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है भारत का, उसमें जो लोग डिबेट में शामिल हो रहे हैं तो बता रहे हैं कि छात्रों का जो आंदोलन था, छात्र से मुखौटा थे, बाकी सारा काम विदेशी ताकतों ने किया, जिसमें चीन, अमेरिका, पाकिस्तान और भी लोग शामिल हो सकते हैं। एक वीडियो सुनाते हैं पहले। ये पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया का वीडियो है। 2018 में इनको गिरफ्तार किया था शेख हसीना वाजिद की हुकूमत ने। 2 साल वो जब जेल में रहीं तो उनकी तबीयत बिगड़ी। उसके बाद उनको घर पे शिफ्ट कर दिया गया था और वो हाउस अरेस्ट थी तब से अब तक। अब जब तख्ता पलट हुआ तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने बेगम खालिदा जिया की रिहाई के आदेश दिए। साथ ही जिन छात्रों को गिरफ्तार किया गया था और जिन पर मुकदमे लगाए गए थे, उन सभी छात्रों की भी रिहाई के आदेश बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने दिए। बेगम खालिदा जिया ने रिहा होने के बाद कहा कि अल्लाह का शुक्र अदा किया उन्होंने, और खुदा का शुक्र अदा करने के बाद उन्होंने छात्रों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, उन बहादुर बच्चों को मेरा शुक्रिया जिन्होंने ज़िंदगी की परवाह न करते हुए लड़ाई लड़ी और असंभव को संभव कर दिखाया। उनका जो संबोधन है, ये पहला एड्रेस है, वो हम आपको सुनाते हैं, सुनिए ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु आलैकुम। দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর আপনাদের সামনে কথা বলতে পারার জন্য আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করছি। আমার কারাবন্দী অবস্থায় আপনারা আমার কারামুক্তি ও রোগ মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেছেন, দোয়া করেছেন, সেজন্য আমি আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রাম ও ত্যাগের মধ্য দিয়ে আমরা ফ্যাসিবাদী অবৈধ সরকারের কাছ থেকে মুক্তি পেয়েছি। আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদের বীর সন্তানদের, যারা মরণপণ সংগ্রাম করে এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। असंभव को संभव कर दिखाया। बेगम खालिदा जिया की तबीयत ठीक नहीं है, वो बीमार हैं, लंबे अरसे से बीमार हैं। उनको नया पासपोर्ट जारी कर दिया गया है और जो अंतरिम सरकार बनेगी उसमें इनकी अहम भूमिका होगी पीएनपी पार्टी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की। जो अपदस्थ प्रधानमंत्री हैं, जो फरार प्रधानमंत्री हैं, इस वक्त उनकी आफत आई हुई है। अभी तक वो फिलहाल तक भारत में शरण पाए हुए हैं। कहाँ जाएंगी, किस जगह पर वो शेल्टर लेंगी, असाइलम लेंगी,
अभी कुछ इसका पता नहीं है। ग्रेट ब्रिटेन ने उनको असाइलम देने से इनकार कर दिया है और ग्रेट ब्रिटेन ने कहा है कि पिछले कुछ हफ्तों में जो हिंसा हुई है बांग्लादेश के अंदर और जो हत्याएं हुई है छात्रों की और आम लोगों की, उसकी जांच संयुक्त राष्ट्र संघ की समिति करे। ये बहुत बड़ी डिमांड है जो बांग्लादेश को लेकर के शेख हसीना की सरकार के वक्त में जो कुछ हुआ उसको लेकर के ग्रेट ब्रिटेन ने कहा है। ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी ने ये बयान है जो हम आपको बता रहे हैं। वहीं अमेरिका ने शेख हसीना वाजिद का वीज़ा रद्द कर दिया है। अमेरिका ब्रिटेन शेख हसीना की हुकूमत से खुश नहीं थे, वो मनमानी कर रही थी, ये सबको मालूम है। बांग्लादेश में इसी साल जनवरी में चुनाव हुए थे और विपक्ष मुक्त चुनाव थे। बांग्लादेश ने पिछले 2 दशकों में आर्थिक तरक्की की है, मगर वो आर्थिक तरक्की आंकड़ों तक नज़र आती है, सरकारी बयानों में नज़र आती है, सरकारी रिकॉर्ड में नज़र आती है। जनता में देखने को वो नहीं मिलती है, जनता तक उसका रसाई नहीं हो सकी। भारत के अंदर भारत 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। इस तरह के बयान हम सुनते हैं यहाँ पर, बन गया है, खुशी की बात है। अब कहा जाता है कि भारत जल्दी ही अगले 2 साल में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यह भी खुशी की बयान है और ये अच्छा है, बन जाए भारत। लेकिन इसका फ़ायदा किसको हो रहा है? जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है उसके बारे में सरकार बताए कि गरीब क्यों गरीब हुआ जा रहा है, और जो चंद अमीर हैं भारत के जिनके हाथों में देश की तमाम संपत्ति है, वो दिन पे दिन कोरोना जैसी महामारी में भी उनके व्यापारों में बेहद बढ़ोतरी देखी गई। लेकिन अर्थशास्त्र जो है वो डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है। डिमांड होती है किसी चीज़ की तो सप्लाई बढ़ती है, सप्लाई के लिए फिर मैन्युफैक्चरिंग वो करना पड़ती है, मैन्युफैक्चरिंग लेबर करती है, उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है, उसके लिए मशीनरी चाहिए होती है, उसके लिए दीगर दूसरे चीज़ें ज़रूरत होती है, तब जा कर के कोई प्रोडक्ट बन करके तैयार होते हैं और वो प्रोडक्ट फिर डिमांड के मुताबिक सप्लाई किए जाते हैं। लेकिन यहाँ जो डिमांड और सप्लाई का है भारत के अंदर, तो वो कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। डिमांड है कि भारत बड़ी अर्थव्यवस्था बने, बन गया। अब बनने के बाद जो वेल्थ है, जो दौलत है, उसकी सप्लाई कहाँ हो रही है? जनता में तो नहीं पहुँच रही है तो दिख नहीं रही है, वो सिर्फ सरकारी आंकड़ों में है। एक बयान सलमान खुर्शीद का है जिस पर आज विवाद भी हुआ कि जैसे हालात बांग्लादेश में बने हैं भारत के अंदर ही बन सकते हैं। इस बयान पर फिर काफ़ी हो हल्ला हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लीडर हों या दूसरे लोग हों, मीडिया में भी ये खबर प्रमुखता से चलाई जा रही है कि सलमान खुर्शीद ने ऐसी बात कही है। आप बांग्लादेश की जो सिचुएशन है उसका पैरेलल ड्रॉ कीजिए ज़रा। जो लोग ज्योमेट्री जानते हैं तो ज्योमेट्री में पैरेलल ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जांपल, ABCD कोई एक फिगर है,
बेस BC और एंगल ABC डिफाइंड है। अब इसका पैरेलल ड्रॉ करना है। ज्योमेट्री समझने वाले वो फौरन पैरेलल ड्रॉ कर देंगे। हम बांग्लादेश की सिचुएशन का पैरेलल ड्रॉ करते हैं तो इज इक्वल टू भारत इंडिया। जिस तरह के सिचुएशन, जिस तरह के हालात बांग्लादेश में रहे, उसी तरह की चीज़ें भारत में हो रही हैं, हो रही थी। जब यहाँ पर CNRC लागू करने की बात आती है तो कानून बनाए जाते हैं। अभी चुनाव से पहले भारत के गृह मंत्री कह रहे थे दुनिया की कोई ताकत तीसरी बार मोदी की सरकार बनने के बाद CNRC लागू करने से नहीं रोक सकती है। वो करें लागू। अब कोई सी ताकत नहीं रोक सकती है तो कोई सी ताकत रोक भी नहीं पाएगी उन्हें, और वो लागू करें इसको। समान नागरिक संहिता की बात थी, करिए आप लागू। जिस वक्त CNRC के प्रोटेस्ट हो रहे थे, सत्ताधारी दल से जुड़े हुए लोग प्रोटेस्टर्स को देशद्रोही, आतंकवादी, पाकिस्तान परस्त, चाइना से इनको फंडिंग हो रही है, विदेशों से फंडिंग हो रही है, और गोली मारो सालों को, जैसे नारे लगा रहे थे खुलेआम। गुंडों को भेज करके गोलियां चलवा रहे थे। किसान आते हैं, किसान प्रोटेस्ट करते हैं, एक साल वो सड़कों पर बैठते हैं। 700 से ज़्यादा किसानों की मौत हो जाती है। भारत का मीडिया और भारत के नेता किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, कनाडा से उनको फंडिंग हो रही है, उनको UK से फंडिंग हो रही है, उनको आतंकवादी संगठन फंड कर रहे हैं, पाकिस्तान और चाइना उनको पैसा दे रहा है। पूरे मीडिया में और मैं यही बातें थी, और जो नेता थे वो यही बातें कर रहे थे। किसानों की जान जाती रही, सरकार ने कोई परवाह नहीं की। उत्तर प्रदेश के चुनाव होने थे, चुनावों से पहले किसानों की डिमांड मान ली गई। वो कहा गया कि शायद हमारी पता नहीं क्या था, उसमें कोई कमी रह गई, और हम समझा नहीं पाए किसानों को जो हमने कानून बनाए थे, और उनको रद्द करने का फैसला लिया गया। बांग्लादेश के अंदर चुनाव हुए थे, वो विपक्ष मुक्त एक तरह के चुनाव थे। भारत में भी चुनाव हुए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये चुनाव के वक्त थे। यहाँ भी विपक्ष मुक्त की कोशिश की गई। हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है, राहुल गांधी को गिरफ्तारी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन वो नहीं कर पाए थे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम की वजह से। अनेक लोगों को जेलों में डाला जाता है। चुनाव के दौरान ED, IT, CBI इनके छापे पड़ते रहते हैं। बिल पास कराने के लिए पार्लियामेंट के अंदर 140 सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है। 2014 में नारा दिया गया था कांग्रेस मुक्त भारत। ये जो मुक्ति का अभियान हमारे लोग चलाते हैं, हमारे लोगों से मतलब है इंसान, वो बहुत ही गलत अप्रोच है। आप युक्त क्यों नहीं करते हैं, मिला करके समावेशी क्यों नहीं सोचते हैं कि हम सब मिल करके कुछ करना है तो करेंगे। सबको एलिमिनेट करने के बाद आप करने की क्यों सोचते हैं। अब जो बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है, सलमान खुर्शीद कहते हैं भारत के अंदर भी ऐसा हो सकता है। सिचुएशन तो दोनों जगह की एक जैसी है। जो काम बांग्लादेश में शेख हसीना कर रही थी, भारत में भारत की सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में वो सारे काम होते रहे। मीडिया का गला घोंट दिया गया, भौंकने वाला मीडिया बना दिया गया है। अब जानते हैं कौन भौंकता है। ये मीडिया
जनता के सरोकार की बातें नहीं करता कोई। विपक्ष का कोई लीडर अगर कोई बात कहता है तो उसको फिर गलत तरीके से पेश करते हैं और सत्ता पक्ष के लिए गुणगान करते हैं, मुजरा करते हैं उनके लिए। भारत एक बड़ा देश है, यहाँ बहुत ही डाइवर्सिटी है, अलग अलग राज्यों की अलग अलग परिस्थितियाँ हैं, अलग अलग ज़रूरतें हैं। भारत में श्रीलंका या बांग्लादेश जैसे हालात नहीं हो सकते हैं, हम ये मान के चलते हैं, और ना ही होना चाहिए। लेकिन किसी भी देश में जब देखिए हर चीज़ की एक हद होती है, आप जब प्रेशर डालना शुरू करेंगे तो जितनी उसकी ताकत है उसको सहेगा, बाद में फिर ब्लास्ट हो जाता है, टूट जाता है। आप जनता के ऊपर इतना प्रेशर न डालें। आज अगर महंगाई की बात होती है कि देश में महंगाई बहुत है, तो सरकार के लोग कहते हैं महंगाई तो है ही नहीं। वित्त मंत्री कहती हैं, अगर कोई कहे कि प्याज के दाम बढ़ गए तो कहती हैं प्याज नहीं खाती हूँ, आप भी मत खाइए। सरकारें मनमानी करने के लिए नहीं होती हैं, वो जनता के दुख दर्द को समझ करके उनका हल करने के लिए होती हैं। अब जैसे भारत के अंदर चुनाव हुए, ऐसे चुनाव तो बांग्लादेश में हुए थे। भारत में जो एक संगठन है जो हर चीज़ को अपने कब्जे में करना चाहता है, शेख हसीना ने वो सब कुछ अपने कब्जे में कर लिया था। सब कुछ उनके कंट्रोल में था, विपक्ष था ही नहीं। वो अकेले चुनाव लड़ती थी और जीत जाती थी। 40% पोलिंग होती है। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी चुनाव में शामिल नहीं होती और शेख हसीना चुनाव लड़ती है, उनकी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल जाता है, वो सरकार बना लेती है। पूरी दुनिया में मजाक बनता है, ये कैसे चुनाव है। भारत में चुनाव होते हैं, चुनाव आयोग आंख बंद करके धांधली होती रहती है और चुनाव आयोग बैठा रहता है, जवाब ही नहीं आते। आज तक जवाब नहीं आ रहे। ADR की रिपोर्ट पर जो धांधली की खबरें आ रही हैं कि देश में इतने सीटों पर 5.5 करोड़ से ज़्यादा वोट डले हैं, जो वोट डले हैं उससे ज़्यादा गिने गए हैं 5.5 करोड़। और चुनाव आयोग खामोश है, जवाब देने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में 2019 से पिटीशन है यही धांधली को लेकर के, वहाँ सुनवाई नहीं होती, तारीख पड़ जाती है 6 महीने बाद की, साल भर बाद की। 2019 में अगर कोई फैसला हो गया होता तो 2024 में ये जो खबरें आ रही हैं कि इतनी सीटों पे धांधली हुई और इतने वोट डले और उससे ज़्यादा इतने वोट गिने गए, ये न होता। तो बात बांग्लादेश की हम कर रहे थे। शेख हसीना को भारत में भी पनाह मिली हुई है, देना भी चाहिए भारत को पनाह उन्हें। शेख हसीना से भारत के बहुत गहरे रिश्ते रहे हैं, उनके फैमिली से। शेख मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन है, जिन्होंने बांग्लादेश को बनवाया पाकिस्तान से अलग करके, उस वक्त से ही शेख हसीना के परिवार से भारत के रिश्ते रहे। और प्रधानमंत्री मोदी तो कह चुके हैं कि बांग्लादेश की आज़ादी की जो लड़ाई लड़ी गई थी तो उन्होंने उसके लिए जेल काटी थी, उन्हें वहाँ बांग्लादेश में रिजर्वेशन भी मिल सकता है इस आधार पे। ये प्रधानमंत्री का खुद का बयान है कि उन्होंने जेल काटी, जेल गए थे वो। सूरत हाल ज़्यादा अच्छी नहीं है देश की भी, यहाँ जनता बहुत परेशान है।
रोजगार नहीं है लोगों के पास, कारोबार नहीं है लोगों के पास, कॉटेज इंडस्ट्री ख़त्म हो चुकी है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बंद पड़े हुए हैं। एक्सपोर्टर से पूछिए आप किस हाल में है वो। लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, सिर्फ माल खरीदते हैं दूसरे मुल्कों से ला करके यहाँ बेच रहे हैं, बड़े व्यापारी जिनके पास पैसा है। रियल एस्टेट का कारोबार ख़त्म हो चुका है, जॉबलेस सोसाइटी है टोटल। अब लोग पढ़ लेते हैं, डिग्रियां हैं, स्किल की कमी नहीं है देश के अंदर, एजुकेशन बढ़ी है, स्किल बढ़ा है, इस्तेमाल नहीं है मगर उसका। इससे लोग फ्रस्ट्रेशन में हैं। नौजवानों के पास काम नहीं है, उनके पास फ्यूचर की प्लानिंग नहीं है, वो करेंगे क्या भविष्य में। पहले कम से कम सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो प्राइवेट में जॉब मिल जाएगी, अब प्राइवेट में भी जॉब नहीं है। तो हालात देखें, जनता मालिक होती है कहीं भी किसी भी देश की, और जब जनता के ऊपर जुल्म होते हैं, अत्याचार होते हैं, जैसे बांग्लादेश में किए गए, और वहाँ पे लाखों लोग सड़कों पर उतर आए, अब चलाइए आप गोली मारिए, कितनों को मारेंगे। एक दो करोड़ लोग सड़कों पर आ जाएं तो चलाए, सेना गोली चलाएगी, सेना चलाएगी, पैरामिलिट्री फोर्सेस चलाएंगे, पुलिस चलाएगी, कौन चलाएगा, मारे। वो भी इंसान है। फिर वो सरकार के तौर तरीक़ों से काम नहीं करते हैं, वो जान जाते हैं कि ये हमारे अपने ही लोग हैं और सरकार जो कर रही है वो ठीक नहीं कर रही। निज़ाम बदल जाते हैं यूँ ही फिर देखते देखते। इमेजिन करिए, करोड़ 2 करोड़ लोग अगर सड़कों पर आ जाएं किसी भी देश में, क्या होगा? क्या सेना उनको मार देगी या पुलिस उनको मार देगी, और कितनों को मार देगी? अब बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है उसमें 1700 लोगों के मारे जाने की खबरें अभी तक हैं। 1700 लोगों के मारे जाने के बाद जो प्रधानमंत्री सुनने को तैयार नहीं थी, वो देश छोड़ करके भागी है। अब उनको कोई रखने को तैयार नहीं है, पनाह देने को तैयार नहीं है। भारत में भी वो रहेंगी तो बिल्कुल अंडरग्राउंड होकर के रहेंगी, वो बार बार मीडिया में आकर के बात नहीं कर सकेंगी। उनको बिल्कुल छिपा करके रखा जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश में अब जो नया इस्टेब्लिशमेंट खड़ा होगा, बांग्लादेश में पूरा एक ऑर्डर गिरा है। ये बात आप समझ लें, जो ऑर्डर 1971 में कायम हुआ था वो पूरा ऑर्डर गिर गया। शेख मुजीबुर रहमान की बड़े बड़े स्टैचू गिरा दिए वहाँ पर। तो ये बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है। इसको भारत की सरकारें समझें, भारत की सरकार समझे इसको। पूरा ऑर्डर वहाँ पर गिरा है ये। जो 71 में कायम हुआ था। अब जो सरकार वहाँ बनेगी केयर टेकर, या उसके बाद इलेक्शन के बाद आएगी, वो प्रो इंडिया नहीं होगी, शेख हसीना जैसी सरकार नहीं होगी। शेख हसीना को बांग्लादेश का मीडिया कह रहा है पपेट ऑफ इंडिया, भारत की कठपुतली थी वो। आरोप लग रहे हैं इस तरह के मीडिया में। अब जो सरकार बनेगी केयर टेकर, नोबेल प्राइज मोहम्मद यूसुफ उनका नाम आ रहा है, खालिदा जिया भी उसमें शामिल होंगी, उनकी पार्टी जमात इस्लामी होगी, और भी जो संगठन है वो शामिल होंगे। ये सब प्रो अमेरिका हैं, प्रो ब्रिटेन है। अमेरिका को भारत की ज़रूरत है, मोदी की नहीं है। किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है उनको।
भारत बड़ा मार्केट है, बड़ा बाजार है, उनको अपना माल बेचना है, इसलिए भारत की ज़रूरत है। मोदी सरकार के लिए ये अलार्मिंग सिचुएशन है, हैंडल विथ केयर और जनता के एहसासात को समझने की कोशिश करें। धमकाने से, डराने से, बुलडोज़र चलाने से, ठोक देंगे, मार देंगे, पलट देंगे, इनसे राजकाज नहीं चलते हैं। जनता है, जब जनता जैसे मस्त हाथी अपनी फौज को कुचल देता है, जब जनता निकलती है तो फिर कुछ बचता नहीं है। शुक्रिया आप सभी का।